नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर के अपमान पर संसद में घिरी मोदी सरकार की, व्हिप के उल्लंघन पर फंसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की। देखेंगे किसानों को आंदोलन पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उमर खालिद की याचिका पर क्या आया कोर्ट का फैसला, जानेंगे महाराष्ट्र में महायुति के अंदर क्यों शांत नहीं हो रहा घमासान, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। किसानों के दल के साथ संसद पहुंचे एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार। अनार किसानों के मुद्दों पर पीएम मोदी से मिले पवार, सभापति धनखड़ से भी की मुलाकात। एक देश एक चुनाव बिल पर चर्चा के लिए बनेगी जेपीसी, कमेटी में प्रियंका गांधी को मिल सकती है जगह, रणदीप सुरजेवाला और मनीष तिवारी के नाम पर भी लग सकती है मोहर। बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच। 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है स्कोर। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतने होंगे बाकी 2 मैच। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 502 अंकों की गिरावट के साथ 80,812 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 137 अंकों की गिरावट के साथ 24,198 पर बंद हुआ निफ्टी। अब ये तो थी सुर्खियां, बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संविधान पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। इस दौरान वो ऐसी टिप्पणी कर गए जिस पर अब मोदी सरकार फंस गई है। विपक्ष ने शाह के इस्तीफे और माफी की मांग कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया उसके बाद से विपक्ष एक बार फिर संविधान के मुद्दे को उठा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के 18वें दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम के नारे लगाए। इसके साथ ही विपक्ष ने एक बार फिर अपनी बात दोहरा दी कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। क्या कहना है विपक्ष का, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले अमित शाह का वो बयान सुन लेते हैं जिस पर बवाल मच गया है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस और अन्य विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। गृह मंत्री के बयान के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने संसद के गेट पर प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक ही होगी। विपक्ष शाह से माफी की मांग कर रहा है। अब विवाद को बढ़ता देख अमित शाह की सफाई आई है। उन्होंने अपने पूरे बयान में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि अमित शाह की सफाई से ये मामला शांत होगा या फिर और भी ज्यादा बढ़ेगा। विपक्ष की घेराबंदी से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, जिसका नतीजा ये रहा कि खुद अमित शाह को सामने आकर सफाई भी देने पड़ी। तो वहीं उसके सांसदों ने अलग से पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है, और मुसीबत बढ़ाने वालों में मोदी सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। लोकसभा में सभी सांसदों को उपस्थित होने का बीजेपी ने व्हिप जारी किया था, लेकिन 20 सांसदों ने व्हिप का उल्लंघन किया है और अब उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी है। लेकिन जिन दिग्गजों को नोटिस भेजे जाने की बात कही जा रही है, उन पर पार्टी कार्रवाई कर पाएगी, यही सवालों में है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने 17 दिसंबर को अपने सभी लोकसभा सदस्यों को सदन में उपस्थित होने के लिए व्हिप जारी किया था। इसके बावजूद 20 सांसद सदन में नहीं पहुंचे, जिसके कारण जब वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सदन में पेश करने के लिए वोटिंग हुई तो पक्ष में वोट तो ज्यादा पड़े, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा 272 है, एनडीए वो बहुमत भी नहीं जुटा पाई। पक्ष में सिर्फ 269 वोट पड़े और अब जो सांसद सदन में नहीं आए हैं उन्हें नोटिस देने की बात कही जा रही है। लेकिन जब गायब सांसदों की लिस्ट सामने आई तो खुद बीजेपी हाईकमान हैरान रह गया, क्योंकि जो सांसद गायब हैं उसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल, वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, शांतनु ठाकुर, BY राघवेंद्र, विजय बघेल, उदयराजे भोसले, जगन्नाथ सरकार, जयंत कुमार रॉय, V सोमन्ना, चिंतामणि महाराज का नाम भी शामिल है। दरअसल जब कोई पार्टी अपने सदस्यों को व्हिप जारी करती है तो सदस्यों को सदन में उपस्थित रहना जरूरी होता है। व्हिप का उल्लंघन करने पर उसकी सदस्यता तक रद्द कर दी जाती है।
ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से गडकरी, सिंधिया और गिरिराज सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जा सकता है। उन्हें ये बताना होगा कि किस कारण से वो सदन में मौजूद नहीं रहे हैं। फिलहाल सभी की नजरें बीजेपी हाईकमान पर है कि वो कब इन नेताओं को नोटिस जारी करता है। बीजेपी के अंदर का अनुशासन अब पूरी तरह से टूटता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों का धैर्य भी टूट रहा है। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को साल भर होने को है, लेकिन मोदी सरकार किसानों से बातचीत को भी तैयार नहीं हो रही है और इस बीच अनशन कर रहे डल्लेवाल की हालात लगातार बिगड़ती जा रही है। तो वहीं आज किसानों ने पंजाब में बड़ा प्रदर्शन भी किया है, देखिए ये रिपोर्ट। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन को 1 साल होने को आया है, लेकिन सरकार की तरफ से ना तो किसानों की मांग मानी गई है और ना ही किसानों से बातचीत का प्रस्ताव ही दिया गया है। इसे लेकर किसानों ने आज पूरे पंजाब में प्रदर्शन किया। पंजाब में 3 घंटे रेलवे ट्रैक जाम किए। किसान दोपहर 12 बजे 48 जगहों पर ट्रैक पर बैठ गए। 3 बजते ही किसानों ने ट्रैक खाली कर दिए। रेलवे ट्रैक जाम होने से करीब 60 ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा, डल्लेवाल के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। उनके सभी जरूरी अंग सही तरह से काम कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए कहा कि राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा अगर डल्लेवाल को कुछ होता है और आरोप लगते हैं। उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहें, राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे। सरकार किसी तरह की ढिलाई नहीं बरते, डल्लेवाल का स्वस्थ रहना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, ये प्रक्रिया है, आप किसानों को भरोसा दे सकते हैं। उनकी जो भी उचित मांगे हैं उन्हें लेकर हम संबंधित पक्षों से बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन के समर्थन में 23 दिसंबर को पंजाब में प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों के प्रदर्शन में अब तेजी आती दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं कि वो कब किसानों की बात सुनेगी। वैसे कोर्ट ने आज 4 साल से जेल में बंद उमर खालिद की आवाज जरूर सुन ली। उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है, तो कब जेल से रिहा होंगे उमर खालिद, देखिए रिपोर्ट। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता उमर खालिद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। खालिद ने 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। उनके मौसेरे भाई और बहन की शादी है, लेकिन कोर्ट ने खालिद को फिलहाल 7 दिनों की ही जमानत दी है। उमर खालिद पर 2020 के दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव की साजिश रचने का आरोप है। इस टकराव में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। वो 4 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है। 7 दिसंबर को उमर खालिद की रेगुलर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान उमर के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ हिंसा या धन जुटाने का कोई आरोप नहीं है। वकील त्रिदीप पेस ने कहा कि उमर खालिद की ओर से एकमात्र सबूत महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया भाषण था। इस भाषण में भी खालिद की ओर से हिंसा का आह्वान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि उमर खालिद की तरफ से नियमित जमानत के लिए निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन किसी भी कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी है। किसी न किसी कारण से उनकी सुनवाई टलती ही रही है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने खालिद को निचली अदालत में जाने की सलाह दी थी। इसके बाद उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी। पुलिस ने खालिद पर आईपीसी 1967 आर्म्स एक्ट और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं। इसके अलावा भी आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उमर खालिद पर आरोप दर्ज हैं। खालिद को तो अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन इसी से जुड़े एक अन्य मामले में शर्जील इमाम को फिलहाल जमानत नहीं मिल पाई है। उसने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट में मामला लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाई। खालिद को 1 सप्ताह के लिए जमानत मिली है। वो 28 दिसंबर को जेल से बाहर आएंगे। खालिद के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है। वैसे सवाल उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई को लेकर भी उठ रहे हैं, जो लगातार टाली जा रही है। तो वहीं सवाल महाराष्ट्र में महायुति सरकार को लेकर भी उठ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही महायुति में शामिल दलों में घमासान मचा हुआ है। एनसीपी में तो बगावत हो गई है, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की महायुति सरकार को भारी बहुमत मिला है। चुनाव परिणाम पर तो विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है, लेकिन इस बड़े बहुमत के बावजूद महायुति में बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। कई विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम एनसीपी नेता छगन भुजबल का है। भुजबल ने अपने चुनाव क्षेत्र नासिक के येवला में समर्थकों की बैठक बुलाई और खुली बगावत का ऐलान कर दिया। भुजबल ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई उनके सम्मान की है और वो इसे लड़ेंगे। ये
लड़ाई मंत्री पद के लिए नहीं बल्कि पहचान के लिए है। भुजबल ने इशारों में अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मैं आपके हाथों का खिलौना हूं? क्या आपको लगता है कि जब भी आप मुझे कहेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा और चुनाव लड़ूंगा, जब भी आप मुझे कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा? भुजबल ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे। उनका नाम भी मंत्रिमंडल की लिस्ट में था। अचानक अंतिम क्षण में उनका नाम हटा दिया गया। भुजबल की नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वह नागपुर का शीतकालीन सत्र छोड़कर नासिक पहुंच गए। इस बीच एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड ने भुजबल का समर्थन करते हुए कहा कि अजीत पवार उनका राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन भुजबल ऐसे नेता हैं जो झुकने वाले नहीं हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है। भुजबल के पास शरद पवार के पास वापस लौटने का विकल्प भी है। तो कांग्रेस नेता डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि उन्हें पार्टी में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है। तो उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि मुझे भुजबल के लिए दुख हुआ है, वे मुझसे संपर्क में रहते हैं। महायुति में मचे घमासान का असर पूरी सरकार पर दिख रहा है। भुजबल की बगावत से पूरी महायुति की परेशानी बढ़ती दिख रही है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जनता को राहत दे रहे हैं, उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। केजरीवाल ने आज एक बार फिर दिल्ली की जनता को बड़ी गारंटी दी है। तो क्या है केजरीवाल की गारंटी, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले संजीवनी योजना लॉन्च कर दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। चुनाव से ठीक पहले आई इस योजना ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली वालों के लिए संजीवनी लेकर आया हूं। अब दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, ये केजरीवाल की गारंटी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस योजना में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज होगा और इलाज की कोई अपर लिमिट नहीं होगी। कोई APL, BPL कार्ड नहीं चाहिए। इसका रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता घर घर आएंगे, एक कार्ड देंगे, उसे संभाल कर रखना होगा। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर योजना बनाएगी और लागू करेगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। इस योजना में पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार 1000 रुपए भेजेगी। वहीं केजरीवाल ने चुनाव के बाद महिलाओं को 1000 की जगह 2100 रुपए देने की बात कही है। केजरीवाल का दावा है कि दोबारा आपकी सरकार बनने पर ये राशि 2100 रुपए कर दी जाएगी। एक तरफ केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत दी है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में बाबा साहब पर गृह मंत्री के बयान को लेकर तीखा हमला भी बोला है। केजरीवाल के नेतृत्व में आप नेताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने बीजेपी को अंबेडकर विरोधी करार देते हुए कहा कि जनता बीजेपी को इसका जवाब चुनावों में सिखाएगी। बुजुर्गों का इलाज मुफ्त कराने की गारंटी केजरीवाल ने दी है। साफ है बीजेपी इससे परेशान दिख रही है। आप बीजेपी को कोई मौका नहीं दे रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यादव को जरूर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से सफाई पेश करने का मौका दिया गया था। तो क्या है पूरा मामला जिसके लिए जस्टिस यादव को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने किया तलब, देखिए रिपोर्ट। 8 दिसंबर को वाराणसी में हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कथित तौर पर विवादित बयान देने का आरोप जस्टिस यादव पर लगा था। इस मामले में 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को नोटिस भेजकर पेश होने को कहा था। कॉलेजियम की नोटिस पर जस्टिस यादव पेश हुए और अपनी सफाई दी। बताया जा रहा है कि अपनी सफाई में जस्टिस यादव ने अपने बयान का संदर्भ ना समझे जाने की बात कही है। उन्होंने मीडिया में उनके बयान के चुनिंदा अंश को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर एसोसिएशन के सभागार में दिए भाषण पर भी उन्होंने कहा कि उनके भाषण को पूरे संदर्भ में नहीं समझा गया। भाषण के कुछ हिस्सों को उठाकर विवाद पैदा किया गया है। जस्टिस यादव की सफाई पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली कॉलेजियम ने उन्हें सख्त नसीहत दी है। कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को याद दिलाया कि जज का कोई बयान निजी नहीं होता है। संवैधानिक मानदंडों के हिसाब से ही अपनी बात रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस S ओक शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि जस्टिस यादव की सफाई से कॉलेजियम संतुष्ट नहीं है और वो जस्टिस यादव पर कोई एक्शन ले सकता है, लेकिन ये एक्शन क्या होगा इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि जस्टिस यादव का ट्रांसफर किसी दूसरे हाई कोर्ट में किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यादव के न्यायिक कार्य पर रोक भी लगा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी बेंच पहले ही बदली जा चुकी है। वैसे ये भी दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यादव पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश भी कर सकता है।
और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने मानी कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी संसद में एक बड़े संकट में फंस गई है। उनके बड़े नेता ने देश के एक बहुत बड़े महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर कांग्रेस ने पीएम तक से शिकायत की। अब आदतन पीएम ने उन्हीं का गला पकड़ लिया और कांग्रेस से ही माफ़ी मांगने के लिए कह दिया। अब देखना यह है कि दिन भर इसी पर हो हल्ला संसद में मचता रहा, तो अब कितने दिन और ये सब चलेगा और बीजेपी इस बड़े जंजाल से अपनों को कैसे पार लगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।